मेरा ध्यान जाति पर रहता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो वोटिंग एंड काउंटिंग पैटर्न है अपर हाउसेस का, उसको डायरेक्ट इलेक्शन में भी कर दिया जाए, एक्सेप्ट कि थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा। रैंडमाइज किया जाए इलेक्शन के जस्ट पहले, कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 ब्लॉक किसी भी डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट से 2 ब्लॉक निकाल दें और 2 ब्लॉक साउथ वेस्ट से डाल दें उसमें, जोड़ दे एकदम इलेक्शन से कुछ दिन पहले, जस्ट पहले जी। तो पूरा इनका कैलकुलेशन ही, समीकरण ही गड़बड़ा जाएगा। जी जी। अगर आप रियली नेता हैं, हाँ, तो पब्लिक आपको मानेगी जी। तो आइए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एटलीस्ट अगल बगल के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप खड़े हो जाइए। हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया, और वो इलेक्शन के जस्ट पहले डिसाइड हो जाए, चुनाव आयोग कर दे, या कोई आयोग इसको बना दिया जा सकता है जी। तो अच्छे अच्छे नेता लोगों की हवा निकल जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ विद्रोही और आप देख रहे हैं डीपी वॉइस। अभी पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर बातचीत चल रही है। जाति राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो हम विगत लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में देखते आ रहे हैं। इधर के दिनों में एक शिगुफा चला है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, जिनकी जातिगत सर्वे में संख्या कम आई है, उनको किसी तरीके से निशाना बनाओ और बाकी जातियों के वोट को इकट्ठा करो। अभी हाल ही में अशोक चौधरी जी का बयान आया है कि जहानाबाद में भूमिहार समाज ने जदयू को वोट नहीं दिया। तो इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है बिहार के पूर्व डीजीपी एवं जाने माने शिक्षाविद अभयानंद सर। इनसे जुड़कर हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जातियों का राजनीति में क्या भूमिका है और क्यों इस तरह के समय समय पर बयान आते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपी वॉइस। धन्यवाद विद्रोही जी। सर, अभी के दिनों में अशोक चौधरी का एक बयान आया है कि जहानाबाद में भूमिहार समाज ने जदयू को वोट नहीं दिया। जहां एक तरफ भाजपा गठबंधन के जदयू पार्टी कह रही है कि भूमिहार समाज ने हमें वोट नहीं दिया, एक तरफ राजद गठबंधन से भी जुड़े हुए लोग समय समय पर सवर्णों के बारे में अपना बयान जारी करते रहते हैं। तो इस स्थिति में जो भूमिहार समाज है या सवर्ण समाज है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या हो गई है कि सभी लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं? इसको आप किस रूप में देखते? मैं उनके बयान पर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान जाति पर रहता ही नहीं है। मैंने इस पर बहुत गहराई में सोचा है कि जाति का हमारी राजनीति में इतना महत्व, या जो धर्म वाली बात होती है जी, उसका इतना महत्व क्यों हो जाता है। और मैंने जो विश्लेषण अपने अंदर में किया है वो ये है कि असेंबली के इलेक्शन में खास करके, या लोकसभा के इलेक्शन में, फर्स्ट पास द पोस्ट की थियरी होती है। जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा नंबर ले आया वो जीतता है। उसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट जी। अगर आप इसके ठीक उलट असेंबली, काउंसिल में या राज्यसभा में देखें तो वहाँ गिनती की जो व्यवस्था है वो डिफरेंट है जी। वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अंतर ये पड़ा कि अगर हमको 5% वोट भी असेंबली में मिला और वोट कम पोल हुए हैं और 5% ही सबसे ज़्यादा है, वो आदमी इलेक्टेड हो जाता है जी। वो 5% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर भी इलेक्टेड है जी। तो और यहाँ पर असेंबली में, काउंसिल में या राज्यसभा में उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे करके फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस वोट करके जी, और हाफ एटलीस्ट क्रॉस करे तभी जाके वो डिक्लेयर्ड इलेक्टेड होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो वोटिंग एंड काउंटिंग पैटर्न है अपर हाउसेस का, उसको डायरेक्ट इलेक्शन में भी कर दिया जाए, एक्सेप्ट कि थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा जी। लेकिन अगर पीआर सिस्टम अगर फॉलो करेंगे हम लोग, तो 50% पॉपुलेशन एटलीस्ट रिप्रेजेंटेड हो बाय हिम, फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस करके, तो उस आदमी को ये जो जाति बना लेते हैं लोग कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी जाति का 25% वोट है, तो इसीलिए हम 25 प्लस कुछ और ले लेंगे, 30-35 पहुंच जाएंगे तो हम जीत जाएंगे जी। वो दूसरों की चिंता ही नहीं करते हैं। एक रास्ता ये है इसको हटाने का, क्योंकि हमारा मकसद होना चाहिए कि ये जाति और धर्म का जो बोलबाला हो गया है जी, ये कम से कम हट जाए जी। तो कई तरह से
समस्याओं का निदान हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि कुछ खास जातियां मिलकर अगर वोट कर देती है और उनको आधा से अधिक वोट नहीं भी आए फिर भी वो जीत जाते हैं, 15%, 20%, 25% भी आ जाए और बाकी वोट अन्य लोगों में बढ़ जाए तो उनको जीत माना जाएगा। इसीलिए वो कुछ जातियों को नाराज करके भी कुछ जातियों को कलेक्ट करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। अगर वो वाला पद्धति यहाँ अपना, लेकिन उसमें सर एक समस्या ये भी तो है कि बिहार की जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कैसे फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस वाले वोटिंग पद्धति को अपना पाएगी, समझ पाएगी और उसके आधार पर चुनाव हो पाएगा, ये एक समस्या नहीं। समस्या ये नहीं होगी। आप किसी से भी बात कीजिएगा तो सबसे बढ़िया कैंडिडेट चुन लेगा और अगर उसको कहा जाएगा कि नहीं आप सेकंड प्रेफरेंस भी दीजिए तो सेकंड प्रेफरेंस वो देगा जी। कोई ना कोई आदमी को सेकंड प्रेफरेंस देगा। एक दूसरा भी रास्ता है इसमें, मैंने काफ़ी सोच के देखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिफाइंड होता है जी, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का ज्योग्राफी आप डिफाइन कर देते हैं तो उसमें पॉपुलेशन आपका डिफाइंड हो जाता है, एक्स जाति के इतना परसेंट, वाई जाति के इतना परसेंट जी। अगर रैंडमाइज किया जाए इलेक्शन के जस्ट पहले, कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 ब्लॉक किसी भी डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट से 2 ब्लॉक निकाल दें और 2 ब्लॉक साउथ वेस्ट से डाल दें उसमें, जो एकदम इलेक्शन से कुछ दिन पहले जस्ट पहले जी, तो पूरा इनका कैलकुलेशन ही, समीकरण ही गड़बड़ा जाएगा जी जी। अगर आप रियली नेता हैं तो पब्लिक आपको मानेगी जी। तो आइए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एटलीस्ट अगल बगल के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप खड़े हो जाइए। ये रीऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, एक ये प्रोसेस चलता रहता है ना कि असेंबली को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी को, पार्लियामेंट को, या बट वो कमिटी के थ्रू नहीं हो, एकदम रैंडम हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1 लाख वोट का कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1 लाख वोटर्स के जी, तो अगर हम 10,000 निकाल दें एक साइड से और 10,000 डाल दें दूसरे साइड से जी, हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया। और वो इलेक्शन के जस्ट पहले डिसाइड हो जाए, चुनाव आयोग कर दे या कोई आयोग इसको बना दिया जा सकता है जी, तो अच्छे नेता लोगों की हवा निकल जाएगी जी। ये तो बहुत अच्छा रास्ता बता रहे हैं आप ऐसे। तो ये करके देख लीजिए। नहीं तो ये लोग पूरा टारगेट करते हैं कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ेंगे तो हमको ये जाति का वोट मिलेगा, उसी के लिए वो काम ही करते हैं, दूसरे जाति के लिए काम ही नहीं करता है जी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो 2 तरीका तो हमने आपको सजेस्ट कर दिया है कि अगर जाति और धर्म का प्रभाव हटाना है इलेक्शन पर से तो आप करके देख लीजिए इसको जी। एक सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के समय में जो भी कुछ मुद्दा आता है तो हर चीज़ का जड़ भूमिहार को बता दिया जाता है कि भूमिहार समाज ये ऐसे है इसलिए दिक्कत है। पहले के दौर में सुपर 30 के आनंद कुमार हो, वो भी अपने समस्याओं के पीछे का कारण जो है सो भूमिहार समाज को बताते रहे हैं। अभी जब अशोक चौधरी ने बयान दिया कि जहानाबाद के भूमिहारों ने वोट नहीं दिया तो भूमिहार समाज के ही लीडर माने एक अनंत सिंह हैं, उन्होंने उनकी बातों का समर्थन दिया। भूमिहार समाज किन चक्रों में उलझा हुआ है और उसको कैसे राजनीति में तरजीह मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा अगर बता सकें। पॉलिटिक्स में करता नहीं हूँ इसलिए थोड़ी हिचक होती है ये किसी जाति के नाम पर कोई कमेंट करने में। लेकिन अगर कोई बहुत ही संजीदे भाव से समझने की कोशिश करे तो इस जाति का उत्थान शिक्षा के ही माध्यम से हो सकता है जी। शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा के मामले में ये जाति नीचे चली गई है और लगातार नीचे जा रही है। अगर आगे बढ़ना है तो राजनीति के माध्यम से नहीं, शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। लोग बैठ कर के समझने की कोशिश करें कि आज से 20 साल 25 साल पहले जहाँ शिक्षा में थे वहाँ से कई लैडर नीचे चले गए हैं जी। बढ़ना है आगे तो शिक्षा के माध्यम से बढ़ें। अभी के समय में सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसी भी समाज को, चाहे वो किसी भी जाति और वर्ग से आता हो, उसको अगर अपने में डेवलपमेंट करना है और चाहता है कि बाकी के लोग उसके ऊपर उंगली ना उठाएं तो उसे शिक्षा के विषय पर काम करना होगा। गलियों में आप देखते होंगे कि पहले के समय में जो भूमिहार समाज के लोग रहते थे वो विभिन्न स्कूल कॉलेजेस खोलते थे, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते थे और शिक्षा पर अच्छा खासा बजट खर्च होता था। अभी के समय में कुछ लोग हैं जो ज़मीन को बेचकर बुलेट मोटरसाइकिल खरीदते हैं और उस पर रॉयल भूमिहार लिखकर गलियों में घूमते फिरते रहते हैं और उसी में वो अपना बड़प्पन समझते हैं और उसी के कारण विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का निशाना बनते हैं। इस स्थिति में जैसे सर के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है, अभियान सुपर 30 है जहाँ पर बिना किसी जाति का भेदभाव किए हुए वहाँ पर काम किया जा रहा है, वैसे ही भूमिहार समाज के जो शिक्षित लोग हैं समाज में शिक्षा को बांटने का काम करें और जो शिक्षा में पीछे रह गए हैं वो कदम को आगे बढ़ाकर उस जगह
पर जाने का प्रयास करें, ताकि कोई उन पर उंगली उठाने से पहले, किसी तरह का आक्षेप लगाने से पहले सोचे। यही कहना चाहते हैं। हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे DPP वॉइस के साथ। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।